जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, ईरान की नाकाबंदी पूरी तरफ से की जा चुकी है, चाहे वो फिर नौसेना हो, थल सेना हो या फिर वायु सेना या फिर इजराइल की अपनी सेना हो। ईरान की नाकाबंदी दोनों देश यूएसए और इजराइल अच्छे से कर चुके हैं। वो ये भी बता चुके हैं कि भाई कौन सा बेस यूज किया जाएगा, पर मोस्ट लाइकली मुझे उस पर यकीन नहीं है। लेकिन मुझे यकीन किस चीज पे है? मुझे यकीन है इस चीज पे कि ईरान ने एक बहुत ही भयंकर धमकी दी है। आईआरजीसी ने एक वीडियो पोस्ट किया और लग रहा था कि मान लो आईआरजीसी अमेरिका को पूछ रहा हो कि कैसा डराया। एग्जैक्टली दोस्तों, वही जो चल रहा है अभी इंटरनेट पे, जानते हो ना, मुमरा, समझ जाओ बस, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों ये सिनेरियो हो गया। अब ईरान जहां धमकी दे रहा है डायरेक्टली एक ऐसी वीडियो रिलीज करके जिसे देख के पक्का अमेरिका के कुछ ना कुछ करने तो टाइट हुए होंगे। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, आईआरजीसी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेज ने एक वीडियो निकाला और वीडियो के अंदर लिख करके बोल दिया कि भाई नजर बनाए रखे हैं पूरी। आप ना पहले एक बार यह वीडियो देखिए। दोस्तों, ये ट्वीट आया ही क्यों? आईआरजीसी को ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि भाई उनको ये ट्वीट करना पड़ गया और यूएस अब्राहम लिंकन, जो उनका नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी बकायदा वीडियो जाहिर करके उन्होंने ये बोल दिया कि नाउ यू आर इनसाइड आवर शूटिंग एनवेलप। मतलब वो ये बोलना चाहते हैं जब भी कभी मिलिट्रीज भाई सामने वाली मिलिट्री को बिना एक गोली दागे ये बोलना चाहें कि भाई ऐसा है, समझ जाओ अभी भी टाइम है, अब हम एक दूसरे की मारक क्षमता के भीतर है, अटैक कर देंगे, तो अभी भी टाइम है, वापस घूम जाओ। ये ईरान का डिटरेंस दिखाता है दोस्तों। मतलब कि ईरान अभी डरा हुआ नहीं है, ईरान पूरे मूड में है कि भाई अगर किसी को दो हाथ करने हो तो दरवाजा खुला है, अंदर चला आए। सिंपल सी भाषा में ईरान ये बोल रहा। पर दोस्तों, यूएसएस अब्राहम लिंकन का वहां पे मौजूद होना, उस एयरक्राफ्ट कैरियर का उस एरिया में ईरान की सीमा के पास मौजूद होना इक्वेशन में क्या चेंज लाता है, आप ये समझना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज समझना, यूएस अब्राहम लिंकन पहले स्टेशन था साउथ चाइना सी के अंदर। मतलब ये चाइना को पूरा क्रॉस करके मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ इंडिया श्रीलंका को क्रॉस करके अरेबियन सी में आया और नाउ ये यूएस डेजिग्नेटेड उस पोजीशन पे पहुंच गया है जहां पे इसे सेटल होना था ईरान पे अटैक करने के लिए। मतलब टेक्निकली अपने कोऑर्डिनेट्स इसने पूरे कर लिए हैं। अब इट इज वेरी रेडी कि कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है, कभी भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है। यहाँ पे इक्वेशन क्या चेंज कर रही है देखो, यहाँ पे अमेरिका को एक अपर एज मिल जाता है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का वहां होने का। पर केवल ये अकेला ही एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है उस इलाके में। कल के दिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि भाई हम यूएसएस आर्माडा को भी वहां भेज रहे हैं और उसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी वहां लाया जा सकता है। मतलब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लाए जा रहे हैं। उसके अलावा ये अपनी एयरफोर्स को वहां पे लगा के बैठे हैं। इजरायली एयरफोर्स इनका और अलग से साथ देगी और पॉसिबिलिटी है कि शायद ग्राउंड ट्रूप्स भी लगा दिया जाए। और आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन फ्लीट बकायदा अपने सामान के साथ उतर गई है। ऐसी फुटेजेस निकल के आई हैं। मैं आपको ये वाला ट्वीट दिखाता हूं, आप ये ट्वीट देखो दोस्तों यहाँ पे ना क्लियर लिखा है, अ कंटिजेंट ऑफ यूएस स्पेशल फोर्सेस हैड लैंडेड एट पाकिस्तान शमशी एयरबेस एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट to tighten its siege on Iran. Well-informed sources says US Special Forces unit arrived at शमशी एयरबेस एट पाकिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंसेस। पर दोस्तों यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर जो ये यहाँ पे आकर के टिक गया ही क्या है भाई, ये चलता फिरता एयरबेस है। ये हर जगह अमेरिका को लेवरेज देगा। ये जब चाहेगा अमेरिका इसको चलते फिरते एयरबेस की तरह ट्रीट करेगा, यहाँ से अपने कंटीजेंट को दोबारा से रिफिल करेगा। बूट्स ऑन ग्राउंड अगर जारी होंगी इनकी टीमें तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और कभी भी एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की जा सकती हैं इससे। और केवल एयर स्ट्राइक्स लॉन्च नहीं की जा सकती, ये डिफेंस कैपेबिलिटी भी रखता है। यहाँ पे एक चीज दिमाग में क्लियर हो गई है ईरान के कि भाई ईरान अब कन्वेंशनल वॉर में डायरेक्टली अगर जाएगा तो बिल्कुल आसान नहीं है। जीतना तो भूल जाओ, जीतने वाला तो ईरान है नहीं, ये बात सबको पता है। लेकिन ईरान के लिए एक बड़ी फाइट देना भी चैलेंजिंग हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए भाई इस एरिया के अंदर और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इजराइल की एयरफोर्स को भी बुला रखा है और तीसरी तरफ वहीं पे इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना थिया बिठा लिया है, तो भाई ईरान को चारों तरफ से अब ये घेरने की तैयारी में बैठे हुए हैं। ईरान के अपर साइड में आपको पता ही है ऑलरेडी इनके एयर बेसिस हैं जो पास के हैं, उनको ये रिफ्यूल करवा ही चुके हैं पूरे तरीके। रिफ्यूल मतलब वहाँ पे सारे का सारा एम्यूनेशन असला जो भी चाहिए था वो सब आ चुका है पहले ही। पिछले कम से कम 1 हफ्ते के अंदर भी मैं अगर आपको बताऊं तो जो मेरी रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं उसके अकॉर्डिंग भी लगातार यूरोप से और अमेरिका से
इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट के जो ईरान के चारों तरफ के बॉर्डर स्टेट्स हैं उन सब के अंदर अमेरिकन और यूरोपियन एयरक्राफ्ट का आना जाना लगा हुआ था। और इन एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो केवल मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर तो भाई कोई भी ला करके कहीं पे भी खड़ा कर दे, उससे ईरान के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो आप ना ये समझिए सबसे पहले तो आप हमें इंस्टाग्राम, एक्स और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे इस तरीके की खबरें बहुत ज्यादा रैपिडली मैं डालता रहता हूँ। उसके अलावा मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां पे जाकर के डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहां से भी फॉलो कर लीजिएगा। बट फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि शायद अगर ये सिचुएशन ब्रेकआउट होती है तो और रैपिडली मुझे ये वीडियोस बनाने पड़े, तो हो सकता है मैं यूट्यूब पे ना डाल पाऊँ, तो वहाँ पे आप कैचअप कर सकते हो। एग्जैक्टली रियल टाइम स्टोरीज भी मैं वहाँ डालता हूँ। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में ना एक चलता फिरता गोदाम है। एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक चलती फिरती लैब है। इनके पास एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं और इनके पास अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। तो अगर ईरान अटैक करने की सोच रहा है तो ये अपने आप को सेफ गार्ड भी कर सकते हैं। और अगर कंपेयर करूं मैं ईरान की एयरफोर्स से इसको, तो ईरान की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले ईरान की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा ही आउटडेटेड है दोस्त, बहुत ही। ईरान की एयरफोर्स अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले या फिर अमेरिकन एयरफोर्स के मुकाबले भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। तो उनके पास वो कैपेबिलिटी और वो कैपेसिटी नहीं है जो अभी भी यूएस के पास इन एयरक्राफ्ट्स में भी है और उनके मोबाइल बेसिस में भी है। यही इसको बहुत ज्यादा डेडली बना देते हैं। अगर दोस्तों अमेरिका कोई लार्ज स्केल अटैक प्लान कर रहा है तो सबसे पहले ईरान की एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, उनके मिलिट्री एंड कमांड सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर देगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये कैपेबिलिटीज रखता है, इसलिए ये ईरान के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। और दोस्तों आपको याद होगा कुछ समय पहले यूएसए ने अपने जितने भी ईरान के आसपास के एयर बेसिस थे वो खाली कर दिए थे। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई ये डर के मारे खाली किए गए हैं, तो मैं सुधार देता हूँ एक चीज आपके दिमाग में जो चल रही है। पहली बात तो ये समझ लो ये कोई डर नहीं था, ये प्रिकॉशनरी एक्शन था। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अगर ये अटैक करेंगे, जो अमेरिका के एयरबेस ईरान की सीमा के अंदर आते हैं, ईरान के उस मिसाइल रेंज के अंदर आते हैं जहां पे उनकी मिसाइल पहुंच सकती है, उसको डायरेक्टली टारगेट करने की कोशिश करेगा। अमेरिका ने बहुत स्मार्टली उन सारे एयरबेसिस को खाली कर दिया और एक ऐसी जगह पे रीग्रुप कर लिया अपने पूरे के पूरे एयरबेसिस के सामान को, लोगों को, इक्विपमेंट्स को, जहां पे ईरान की मिसाइलें आसानी से ना पहुंच सके और उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि मतलब अगर उन पे अटैक होता भी है तो वो वहाँ पे अपना डिफेंस लगा करके उसको काउंटर कर सके। तो ये एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशन अपनाई है यहाँ पे जो रीग्रुपिंग है यूएस की, वो ये नहीं दिखाती कि यूएस डर गया, यहाँ पे रीग्रुपिंग यूएसए का दिमाग दिखाती है। और केवल दोस्तों यही नहीं, अब तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के जो नेवी के और जो कमांड फोर्सेस के अफसर हैं वो इजराइल में लैंड होना शुरू हो चुके हैं और सेम चीज पाकिस्तान में भी हो रही है। तो ईरान के ऊपर अटैक कभी भी किया जा सकता है। और दोस्तों यही रीजन है जो आप इतने टाइम से सुन रहे हो कि जब भी ईरान बोलता है कुछ भी तो वो हमेशा ये बोलता है कि भाई आप हम पे एक अटैक करो, हम पूरी की पूरी जगहों पे आग लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि ईरान को पता है कि उसको ये सिग्नलिंग देनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल वॉर में ईरान अमेरिका के खिलाफ नहीं जीत सकता। अगर वो किसी भी सूरत में जाता है तो ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगे, पर वहां पे ईरान भी तबाह हो जाएगा और ईरान ऐसा तबाह कर सकता है अमेरिका की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और यही चीज केवल ईरान के अंदर डर में नहीं समाई हुई है, ये चीज पूरे मिडिल ईस्ट में भी डर में समाई हुई है कि भाई ईरान के ऊपर कुछ हो गया तो ऐसा नहीं है ये और ज्यादा न फट जाए कहीं। क्योंकि इन्होंने तो देखो क्लियरली ये बोला ना कि अगर अमेरिका हम पे अटैक करेगा तो भाई हम यूएस के सारे बेसिस को टारगेट करेंगे, हम इजराइल को टारगेट करेंगे, हम हर उस कंट्री को टारगेट करेंगे जिसके रिश्ते यूएसए के साथ हैं। और केवल यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि भाई जितने भी मैरीटाइम रूट्स चलते हैं हम उन सबको भी डिस्टर्ब कर देंगे। मतलब दोस्तों ये तो पूरी की पूरी ग्लोबल चेन जो सप्लाई है उसको डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका को थोड़े प्रिकॉशनरी मैनर्स तो लेने पड़ेंगे। तो एग्जैक्टली अमेरिका ने वही किया था और इजराइल केवल और केवल यही कर रहा है कि वो ब्लफ मार करके ये देख रहा है कि मेरा कौन सा पत्ता चल जाएगा, चलेगा या नहीं चलेगा वो तो टाइम बताएगा। अब मैं ये भी जानता हूँ कि ईरान ये लड़ाई जीतेगा नहीं, पर मैं ये भी जानता हूँ कि अमेरिका भी ये लड़ाई आसानी से नहीं जीतने वाला है। पर दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा क्यों खींचेगा? रीजन क्या है इसके पीछे? यूएस की जो स्ट्राइक कैपेसिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट इन दैट। यूएस डायरेक्टली उसको डिस्टेबलाइज कर सकता है, उसको पैरालाइज कर सकता है एक तरीके से। लेकिन ओवरनाइट अगर कोई ये सोच रहा है कि जाकर के वो ईरान स्टेट को कोलैप्स कर देंगे तो वो नहीं होने वाला। ईरान के पास बहुत लेवरेज है, उनके पास अपनी प्रॉक्सीज हैं, वो रीजनल के अंदर डिसरप्शन पैदा कर सकते हैं, उनके पास अपनी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है कि भाई अगर आप यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे तो लिटरली कारपेट बॉम्बिंग तक का भी खतरा है ईरान की तरफ से इजराइल को और यूएस के बेसिस को। प्लस उसके अलावा अगर इन्होंने सऊदी के ऊपर कुछ डाल दिया तो क्या करेंगे ये?
सऊदी तो बगल में ही है ना, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है। और अमेरिका हमेशा यही करता है, अमेरिका अपनी वॉर दूसरी जगह जाके एक्सपोर्ट कर देता है, इसलिए अमेरिका चौड़ में लड़ रहा है कि भाई तू कुछ कर, मैं तुझे देखूंगा। लेकिन यहीं पे अगर ये बगल में अमेरिका क्यों नहीं, तो अमेरिका के कन्ने इतने नहीं फैले होते जितने अभी फैले हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोलेट्रल डैमेज होगा वो होगा दूसरे देशों को, वो अमेरिका को नहीं होने वाला। और ये बात अमेरिका को भी पता है कि अगर एस्केलेशन होगा तो वो असिमेट्रिक होगा, और अगर भाई ये वॉर छिड़ गई ना तो ये बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग वॉर में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बार आप घुस गए तो उसके बाद आपके पास कोई इजी एग्जिट प्लान नहीं है। या तो आप कंप्लीट करोगे, नहीं तो आप हार के भागोगे। और अगर अमेरिका घुसता है और बीच में ही बाहर आने की, तो पूरे विश्व में जो थू थू होने वाली है ना अमेरिका की, वो अमेरिका इमेजिन भी नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतना बेवकूफ है कि वो बिना किसी प्रिपरेशन के इतनी बड़ी वॉर में ऐसे ही चला जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे अमेरिका बहुत ज्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग करके ही जाने वाला है इस वॉर में। अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर लगाए भी गए हैं तो इट्स जस्ट अ वर्चुअल सिग्नलिंग राइट नाउ। मुझे नहीं लगता अभी आने वाले टाइम के अंदर ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ, नाकाबंदी हो गई है, लेकिन अगर खमैनी ने अपनी तरफ से ही कुछ अटैक कर दे तो बात अलग है। लेकिन अगर अमेरिका करने जाएगा तो अमेरिका केवल प्रेशर बटन दबाने की कोशिश करेगा कि भाई सामने हमने एयरक्राफ्ट कैरियर लाके खड़ा कर दिया है। वो गलती का वेट कर रहे हैं कि खमैनी कुछ गलती करे और हम उस पर रिस्पॉन्स करें। वो उनके लिए ज्यादा प्रोग्रेसिव होगा रैदर देन कि डायरेक्टली जा करके स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि उनके पास अभी कोई रीजन नहीं है ना। तो वहां पे इतने ज्यादा अभी लोग मर रहे हैं। यार देखो, यूएस के मीडिया पे आप लोग यकीन मत करो। आप एक बात समझ लो, यूएस का मीडिया जितना झूठ बोलता है उतना झूठ पाकिस्तान में नहीं बोलता। दोस्तों लास्ट में जाते हुए मैं यही बताना चाहूंगा कि ईरान को यह पता है कि यूएस अगर चाहेगा तो ओवरवेलमिंग अपनी मिलिट्री पावर से उनको कभी भी क्रश कर सकता है। लेकिन यूएसए को भी ये पता है कि ईरान के पास एस्केलेट करने के लिए बहुत अच्छी खासी लेवरेज पड़ी है। दोनों कंट्रीज इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। और केवल यही रीजन है जो इस पूरे के पूरे सिनेरियो को बहुत ज्यादा फ्रेजाइल बनाता है, क्योंकि एक भी गलती, एक भी मिसकैलकुलेशन इस पूरे सिनेरियो के अंदर पूरे के पूरे वर्ल्ड में हो सकता है एक नए वर्ल्ड WAR की शुरुआत कर दे। मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मैंने सूडो लेवल पे बोल दिया, बट आप ना एक बात समझो कि अगर यहाँ पे ज़रा सी भी मिसकैलकुलेशन हुई तो ईरान अफरा तफरी में फायर करेगा। देखो, मरता क्या ना करता, ईरान के पास बचाने के लिए है क्या? केवल उसकी रिजीम है। अगर उसको लग रहा है कि भाई उसकी रिजीम ही ढह जाएगी, अमेरिका खा जाएगा उसकी रिजीम, तो भाई मरने से पहले तो बॉडी भी फड़फड़ाती है। ये तो फिर भी देश है और रिजीम है भाई, ये चारों तरफ अफरा तफरी मचा देगा। और उस अफरा तफरी में जितना नुकसान होगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इसलिए अमेरिका को ये बात पता है कि अगर यहाँ पे एस्केलेशन हो गया तो पूरे विश्व के अंदर अमेरिका एक बहुत बड़ा गुंडा बन के रह जाएगा, और उस गुंडे की इमेज ना बहुत इजीली नहीं साफ होने वाली है। पर दोस्तों, मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या अमेरिका बहुत जल्दी से अटैक को करने वाला है या फिर ये अभी वेट करके देखेंगे और लास्ट में इस साल के आखिर के अंदर जाकर के जब अमेरिका के अंदर मिड टर्म हो जाएंगे या होने वाले होंगे उस दौरान इस लड़ाई को अंजाम दिया जाएगा? कमेंट्स में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।